हेलो क्लास 12th। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्यूल सेल या ईंधन सेल। तो ईंधन सेल हम उन सेलों को कहते हैं जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा, यानी ऐसे सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा, ईंधन के अंदर जो भी रासायनिक ऊर्जा होती है उस रासायनिक ऊर्जा को सीधे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। उन्हें हम कहते हैं ईंधन सेल। तो यानी ऐसे सेल जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेलों में कुछ विशेष ईंधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, प्रोपेन है, C3H8। तो ये सब ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। इन ईंधनों को जलाया जाता है, यानी इन ईंधनों की जो रासायनिक ऊर्जा है उस रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में या इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इनको हम ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल में जो सबसे मुख्य ईंधन सेल है वो है H2O2 ईंधन सेल। H2O2 ईंधन सेल। तो इसमें जो सबसे अच्छा ईंधन सेल है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, यानी इसमें हाइड्रोजन को ईंधन की तरह प्रयोग किया गया है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। ठीक, इसको हम बेकन सेल भी कहते हैं। बेकन सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि बेकन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1959 में इस सेल को इन्वेंट किया था, इस ईंधन सेल को, यानी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है इसको 1959 में बेकन नामक एक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था, इसलिए इसको बेकन सेल भी कहते हैं। इस सेल का जो पहला उपयोग है, जो यूएसए का जो अपोलो अंतरिक्ष अभियान था उसमें एनर्जी का एक प्राइमरी सोर्स के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। यानी जो अपोलो अंतरिक्ष अभियान है उस अपोलो अंतरिक्ष अभियान में प्राइमरी एनर्जी सोर्स के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। इसमें करते क्या है, देखिए मैं ये सेल होता क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूं आपको। इसमें एक बड़े से कंटेनर में एक बड़ा सा कंटेनर होता है। इस कंटेनर के मध्य में दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, छिद्रित कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये हम इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, 1 और 2, दो बिल्कुल छिद्रित कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक, इन इलेक्ट्रोडों के बीच में विभिन्न उत्प्रेरक भरे जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड हैं इन इलेक्ट्रोडों के बीच में उत्प्रेरक भर दिए जाते हैं, जैसे प्लेटिनम उत्प्रेरक है, सिल्वर है, कोबाल्ट ऑक्साइड है। तो ये विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक भर देते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। छिद्रित कार्बन कैथोड होता है, एनोड और कैथोड दोनों छिद्रित कार्बन के बने हुए होते हैं, लेकिन उनके मध्य में ये आपके उत्प्रेरक भरे जाते हैं, जैसे प्लेटिनम है, सिल्वर है, कोबाल्ट ऑक्साइड आदि उत्प्रेरक भरे रहते हैं। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में यहां वैद्युत अपघट्य भरा जाता है। और वैद्युत अपघट्य क्या भरा जाता है, एक सांद्र विलयन होता है, चाहे NaOH का सांद्र विलयन हो या KOH का सांद्र विलयन भरा जाता है। ठीक, जो हमारा एनोड है, एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, यहां से शुष्क हाइड्रोजन गैस, शुष्क और शुद्ध। और कैथोड की ओर से आपके ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है, यहां से O2 गैस। सिंपल सी प्रोसेस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया करानी है और उस अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करना है। तो अब ये हमारा एक सेल का निर्माण हो गया। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। इस एनोड और कैथोड को आपस में जोड़ दिया जाता है एक सेल के द्वारा, इस तरीके से। ये हमारा एक ईंधन सेल निर्मित हो चुका है। ये एनोड है और ये आपका कैथोड है। ये ध्यान देना, कैथोड की ओर से हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस प्रवाहित होगी, एनोड की ओर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है। एनोड और कैथोड के बीच में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सांद्र विलयन भरा रहता है। अब सेल में होने वाली अभिक्रियाएं क्या हैं, क्योंकि मेनली आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं एट एनोड। एनोड पर क्या होता है हमें पता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण, यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है। ठीक, तो होता क्या है, जो वैद्युत अपघट्य में जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, एनोड पर जो गैस, एनोड की ओर से जो गैस प्रवाहित हो रही है उस गैस से ये हाइड्रोक्साइड आयन
क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद क्या करते हैं, जल के अणुओं का निर्माण करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया जाता है। ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एनोड की ओर गति करी और एनोड पर जाके हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके जल के अणु का निर्माण कर दिया। इसीलिए जब हमने डायग्राम बनाया है तो यहाँ से जल का निष्कासन किया जाता है बार बार। और ये ध्यान देना, जब अपोलो अंतरिक्ष अभियान जब चला था यूएसए का, तो इसी पानी को उपयोग किया गया था कि इस बेकॉन सेल से जो जल का निर्माण होता है उस जल को वहां उन्होंने यूज किया था। जो ये पानी बना था इसको शुद्धिकृत करके इसी पानी को ड्रिंकिंग पर्पज के लिए वहां यूज किया गया था। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में क्रिया हुई जिससे क्या हुआ, जल के अणु का निर्माण हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर कहां पहुंचे, कैथोड पे। अब हम कैथोड की अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखिए कैथोड की ओर से कौन सी गैस निकल रही है, आपको दिख रहा है ऑक्सीजन गैस। तो कैथोड पर क्या होती है कि ये जो ऑक्सीजन गैस और जो जल के अणु हैं ये आपस में क्रिया करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। सॉरी, अभी 4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, देखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और 4 हाइड्रोक्साइड आयनों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं तो ये रिडक्शन है। अभी ध्यान देना, जब अभिक्रियाएं जोड़ते हैं हम तो इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संपूर्ण अभिक्रिया को 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से गुणा करने के बाद पूरी अभिक्रिया को हम जोड़ देंगे। तो क्या होगा, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कट चुके होंगे क्योंकि यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने OH आयन है, 4। यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, तो OH भी कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बैलेंस क्या रहेगा, देखिए आपके पास रहेगा ट्वाइस H2 प्लस O2। देखो वाटर के मॉलिक्यूल भी कैंसिल हो गए, हो गए ना। नहीं, यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल है, नीचे देखिए 1 मिनट, 4H। यहाँ हो जाएंगे 2 2 जा 4 और यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे, दैट मीन्स ट्वाइस H2O। तो ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O। तो बेसिकली इस पूरे सेल में हुआ क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया हुई और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया के द्वारा जल का निर्माण हुआ उस दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए वो इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा को जनरेट करते हैं। तो ये हमारा ईंधन सेल था। ईंधन सेल में क्या होता है कि इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। पहले तो हम इसकी वोल्टेज पढ़ते हैं कि कितना विभव उत्पन्न होता है। ईंधन सेल से हमें 0.9 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है। ये सेल जो होता है, ईंधन सेल जो होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक रेंज पे काम करता है। तो 243 केल्विन से 413 केल्विन के बीच में ही कार्य करता है। अर्थात हम अगर माने तो ये लगभग हम मान सकते हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये कार्य करता है। इतना टेम्परेचर हमको चाहिए। और होता क्या है, ये सेल तभी तक काम करेगा जब तक हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे ही हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करना बंद कर देंगे, सेल आपका कार्य करना बंद कर देगा। ईंधन सेलों के बहुत सारे लाभ होते हैं। ईंधन सेलों की एक तो इसकी जो इफिशियंसी होती है, हाई इफिशियंसी होती है, क्योंकि इसमें केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो लगभग 100% इफिशियंसी होनी चाहिए, लेकिन 60 to 70% इसकी इफिशियंसी फिर भी रहती है। ठीक। दूसरा, कोई पॉल्यूशन नहीं होता इसमें से, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है आपका, केवल पानी का निर्माण हो रहा है। अगर आप देखें तो केवल जल का निर्माण हो रहा है। तो ये इको फ्रेंडली भी होता है, यानी पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता। और दूसरा, जो एनर्जी है उसकी एक सतत आपूर्ति हो सकती है, कंटिन्यूस सप्लाई होती है, क्योंकि ईंधन आपको ईंधन सप्लाई करना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सप्लाई देनी है और सेल आपका काम करने लगेगा। लेकिन कुछ लिमिटेशन क्या है कि ये जो आपके ये जो उत्प्रेरक भरे गए हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं। प्लेटिनम है, सिल्वर है, तो ये बहुत हाईली, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो आपके बैकॉन सेल हैं या जो फ्यूल सेल है उनकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहती है। दूसरा ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया गया है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेट सॉल्यूशन डाला गया है, उनका जो नेचर होता है वो संक्षारक प्रकृति का होता है। तो सेल का संक्षारण करता रहता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन थी। तो आज हमने बात करी कि जो फ्यूल सेल होते हैं और जो निकल कैडमियम सेल था उसके बारे में बात की थी। थैंक यू।